दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। मैं आज ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं दौरे पर हूँ। पहले उत्तराखंड गया, उत्तराखंड से यूपी गया और यूपी से दिल्ली आया। इस वक्त दिल्ली में हूँ। दिल्ली के बाद कहाँ जाऊँगा मुझे भी नहीं पता। मैं मुंबई से देहरादून गया था फ्लाइट से, और देहरादून का एयरपोर्ट देखकर भाई साहब मज़ा आ गया। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट बना है और बहुत ही बढ़िया जगह बना है। एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर देहरादून है, 1 घंटे की दूरी पर हरिद्वार है, 1 घंटे की दूरी पर ही ऋषिकेश है। यानी कि तीनों ही जगह जाने वाले लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने। देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बाकी सभी जगह मैं कार से गया, और भाई साहब सड़कें देखकर मजा आ गया यार। पूरे यूपी और उत्तराखंड में बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं। कमाल की सड़कें बन चुकी है। जहां देखो वहां ब्रिज खड़ा है। और जितने गांव में भी मैं गया वहां के नजारे देखकर हैरान रह गया भाई साहब। सब ने बढ़िया मकान बनाए हुए हैं, पक्के एकदम बंगलो टाइप। किसी भी गांव में कहीं भी कोई आदमी मुझे साइकिल चलाते हुए नजर नहीं आया। जिसको देखो उसके पास मोटरसाइकिल है या कार है। बहुत सारे घर तो ऐसे भी हैं जिनमें 2-2, 3-3 मोटरसाइकिल है, 2-2, 3-3 कारें हैं। ये इस बात का सबूत है कि यूपी और उत्तराखंड में बढ़िया बिजनेस चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर्कुलर हो रहा है पैसे का। मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि मेरे पास काम नहीं है। मैं यहां ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उत्तराखंड और यूपी में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम तो है, इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और हिंदू मुस्लिम होने की वजह यह है कि नेताओं को वोट चाहिए, नेताओं को इलेक्शन जीतना है, और ये उनका बिजनेस है। कोई भी आदमी अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से करता है, तो अगर वो नेता भी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भाई, किसी भी नेता को अपने पद पर बने रहने के लिए इलेक्शन तो जीतना होगा, और इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अगर हिंदू मुस्लिम करके वो इलेक्शन जीत रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम होने से यूपी और उत्तराखंड को काफी फायदा भी हुआ है, खासकर मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ है। अब आप ये कहेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम होने से मुसलमानों को फायदा कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिस लड़के को भी देखते थे वही एक कट्टा अपने यहां लगाकर रखता था। जिस लड़के को भी देखते थे वही जेब में कट्टा डालकर चलता था। आज की तारीख में कोई भी मुस्लिम लड़का कट्टा जेब में डालने की तो बहुत दूर की बात है, देखना भी पसंद नहीं करता। पहले गांव में भी घरों में चोरी होती थी। आज की तारीख में कोई कहीं भी जंगल में भी घर बना ले, वहां भी चोरी नहीं होती। आज की तारीख में किसी को कहीं रहने में कोई डर नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ यह है कि जितने भी मुस्लिम लड़के हैं उनको अच्छी तरह पता है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, पुलिस उनकी रेल बना देगी, हो सकता है कि घर पे बुलडोजर भी चला दे। तो आज की तारीख में सभी मुस्लिम लड़के पढ़ लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने घरों को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कोई भी मुस्लिम लड़का गुंडागर्दी में शामिल नहीं है। 99% मुस्लिम लड़के क्राइम और गुंडागर्दी से बहुत दूर हैं। और आज के वक्त में यूपी और उत्तराखंड में हिंदू लड़कों को बिल्कुल किसी से डर नहीं लगता, कतई भी, क्योंकि उनका कोई कुछ नहीं करने वाला। तो मेरे ख्याल में हिंदू मुस्लिम होने से यूपी और उत्तराखंड के मुस्लिम परिवारों को राहत मिली है। उनके बच्चों ने गलत काम करना छोड़ दिया है। अगर आज कोई गलत काम कर रहा है तो वो दूसरी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, मुस्लिम लड़के नहीं कर रहे हैं, उनकी फटी पड़ी है। तो मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो अपने प्रदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने प्रदेशों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर ये दोनों मुख्यमंत्री इसी तरह से काम करते रहे तो अगले 25 साल अपोजिशन वहां जीतने वाली नहीं है। मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आज के वक्त में उत्तराखंड और यूपी दोनों ही प्रदेशों की जनता बहुत ही खुशहाल है, और इसके लिए दोनों ही प्रदेशों के सीएम बधाई के पात्र हैं। जल्दी ही सलमान खान की फिल्म द बैटल ऑफ गलवान रिलीज होने वाली है, लेकिन अब इस फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया है। इस फिल्म का नाम रखा गया है मातृभूमि। बैटल ऑफ गलवान नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि इस फिल्म की कहानी आधारित है गलवान घाटी पे,
जहां चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई थी। लेकिन जो नया नाम रखा गया है मातृभूमि, उससे क्लियर नहीं होता, उससे पता नहीं चलता कि इस फिल्म की क्या कहानी हो सकती है। हाँ, ये जरूर पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी देश के बारे में है, देशभक्ति के बारे में है। तो मेरे ख्याल में जो नया नाम है वो पुराने नाम से ज्यादा बेहतर है। ये मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि बादशाह ने एक गाना रिलीज किया था जिसमें उसने कहा था कि इन लड़कियों की मैं डोली उठाने आया हूं, इनको घोड़ी बनाने आया हूं। बादशाह के गाने के इन अल्फाजों को लेकर काफी हंगामा हो गया है। बादशाह के खिलाफ कई FIR भी हुई हैं। महिला आयोग ने भी बादशाह को नोटिस भेजा था, बुलाया था हियरिंग के लिए, लेकिन बादशाह वहां नहीं गया। उसकी वजह यह है कि बादशाह को डर था कि हरियाणा पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। जब बादशाह के वकील वहां पहुंचे तो महिला आयोग ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उनसे कहा कि हमने बादशाह को बुलाया है, बादशाह को यहां लाइए, उसको अपनी बात कहने दीजिए, उसको बताने दीजिए कि उसने ऐसे घटिया अल्फाज गाने में क्यों यूज किए हैं। बादशाह महिला आयोग के सामने हाजिर नहीं हुआ। इसी बात से नाराज होकर महिला आयोग ने बादशाह का वारंट निकाल दिया है, यानी पुलिस को उसको अरेस्ट करने के लिए कहा है। इस वक्त बादशाह फरार है, किसी को नहीं पता कि कहां छुपा हुआ है, लेकिन बादशाह को पुलिस के सामने हाजिर तो होना ही होगा। अब बादशाह के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो पुलिस के सामने हाजिर हो, गिरफ्तारी दे और फिर अदालत में जाकर अपनी जमानत कराए। जाहिर सी बात है, बादशाह काफी नेताओं को जानता है, बादशाह अपनी पूरी पावर यूज कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बादशाह बच जाएगा या जेल जाएगा। पहले आप गौरव खन्ना और उसकी पत्नी का ये वीडियो देख लीजिए, बाद में बात करते हैं। देख लिया भाई साहब, जब गौरव खन्ना अपनी पत्नी को पकड़ रहा है तो पत्नी को शर्म आ रही है। पत्नी को ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक के सामने मुझे इस तरह से क्यों पकड़ रहा है। हालांकि जब गौरव खन्ना की पत्नी के साथ काम करने वाले दूसरे एक्टर उसको ऐसे पकड़ते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इस बात का सबूत है जो कई बार मैं कह चुका हूं कि गौरव की पत्नी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती, उसके साथ एक मिनट भी रहना नहीं चाहती, जबरदस्ती गौरव उसके साथ रह रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका डिवोर्स होना तो पक्का है, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता। मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। आजकल बहुत कम फिल्में बन रही है, यही वजह है कि महीने में मुश्किल से 2 बड़ी फिल्में रिलीज होती है। लेकिन जून एक ऐसा महीना है जिसमें हर कोई अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहता है। 4 जून को रिलीज हो रही है यश की टॉक्सिक, 12 जून को रिलीज हो रही है वरुण की फिल्म है जवानी तो, और मैं वापिस आऊंगा दलजीत की फिल्म। 19 जून को रिलीज हो रही है कॉकटेल। इस बार कॉकटेल में सैफ अली खान नहीं है बल्कि शाहिद कपूर है। शाहिद कपूर के साथ है कृति सेनन, यानी कि जो कॉकटेल की स्टार कास्ट थी उसमें से कोई भी कॉकटेल में नहीं है। लेकिन कमाल यह है कि निर्माता भी वो नहीं है जिसने कॉकटेल बनाई थी। मैं आपको ये बता दूं कि जब कभी कॉकटेल रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी हिट रही थी और उसका निर्माता था दिनेश विजन। लेकिन दिनेश विजन ने कॉकटेल 2 नहीं बनाई, लेकिन फिल्म का डायरेक्टर वही है जो कॉकटेल का डायरेक्टर था। तो कॉकटेल के निर्माता ने कॉकटेल 2 क्यों नहीं बनाई? उसकी वजह यह है कि जब दिनेश ने इस कहानी को सुना तो उसको गश आ गए, उसकी समझ में नहीं आया कि उसने क्या सुना है। उसने डायरेक्टर के सामने हाथ जोड़े और उससे कहा कि भाई साहब मुझे तो माफ कर दो, आप, मैं तो ये फिल्म नहीं बनाना चाहता। तो आप ऐसा करो कि आप इस फिल्म को किसी और निर्माता के पास ले जाओ, उसको प्रोड्यूस करने दो। तो जो डायरेक्टर है वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर गया लव रंजन के पास। लव रंजन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। अब ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। लव रंजन सही है या दिनेश विजन सही है जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया था। 26 जून को रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की वेलकम टू जंगल। ये फिल्म पिछले 2 साल से बन रही है और 2 साल से यही सुना जा रहा था कि इस हफ्ते रिलीज होगी, अगले महीने रिलीज होगी, उससे अगले महीने रिलीज होगी। फाइनली ये डेट कंफर्म है कि ये फिल्म रिलीज होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि रिलीज होगी या नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जून में 5 फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो जो हमारे निर्माता हैं बॉलीवुड के, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग हैं वो सारा अपना पैसा जून में ही खर्च करने वाले हैं, यानी जो पब्लिक है वो जून के महीने में 5 फिल्में देखने जाएगी। अरे भाई साहब, किसके पास टाइम है, किसके पास पैसे हैं कि वो महीने में 5 फिल्में देखे? मुश्किल से कोई भी फिल्म देखने वाला 1 महीने में 2 फिल्में देख सकता है, 3 देख सकता है, 5 तो कोई नहीं देखेगा। कहने का मतलब यह है कि इन 5 में से कोई एक फिल्म ही चलेगी। अगर चल गई तो
नहीं तो 5 की 5 फ्लॉप होने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। 2 दिन के बाद ही थर्सडे को रिलीज हो रही है फिल्म धुरंधर 2। मैंने भी धुरंधर के 7 टिकट्स खरीदे हैं क्योंकि दोस्तों के साथ देखने जाऊंगा। एक टिकट आया है 950 रुपए का और ये फिल्म सोलो रिलीज हो रही है। सभी स्क्रीन में इसी फिल्म को दिखाया जाएगा और मैं आपको ये बता दूं कि ऑल ओवर इंडिया तकरीबन सभी शोज हाउसफुल हो चुके हैं पहले दिन के लिए, यानी कि ये फिल्म गारंटी के साथ पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। इस फिल्म का पहले दिन का ऑल इंडिया बिजनेस होगा 100 CR प्लस। इस फिल्म का सिर्फ वीकेंड का बिजनेस होगा तकरीबन 500 करोड़ रुपए और भाई साहब लाइफ टाइम बिजनेस 1000 करोड़ से ज्यादा का होना ही होना है, गारंटी के साथ, कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि धुरंधर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म 4 घंटे लंबी है। मुझे इस फिल्म को देखने जाने से पहले ही डर लग रहा है कि 4 घंटे तक मैं एक ही फिल्म को कैसे देखूंगा, लेकिन भाई साहब इस बार मैं इंटरवल में इस फिल्म को छोड़ने वाला नहीं हूं, फिल्म देखूंगा जरूर क्योंकि जब इतने लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, मैं क्यों ना करूं, आप मुझे बताओ कुछ दिनों पहले डायरेक्टर रोहित शेट्टी का जन्मदिन था। मेरी तरफ से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अपने जन्मदिन पर रोहित ने गोलमाल 5 की शूटिंग चालू की है और जो शूटिंग का फुटेज आया है उससे पता चल रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म में सिर्फ अजय देवगन और अक्षय कुमार ही है, बल्कि वो सारे एक्टर हैं जो गोलमाल सीरीज में हुआ करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की कास्ट बहुत लंबी चौड़ी है और अब से पहले जितनी भी गोलमाल फिल्में बनी है सब चली है, यानी कि इस फिल्म के चलने के पूरे चांसेस हैं। फाइनली 10 अप्रैल को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है डकैत, जिसमें विलन बना है अनुराग कश्यप। फिल्म की हीरोइन है मुनाल ठाकुर और हीरो है एक साउथ का लड़का जिसका नाम है आदि। इस फिल्म में अनुराग कश्यप विलन का रोल कर रहा है और आज तक अनुराग कश्यप ने जिस फिल्म में भी काम किया है वो सुपर डुपर डिसास्टर ही हुई है। आज तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें अनुराग ने काम किया हो और वो हिट हो गई हो। और जैसे कि मैंने कहा कि ये फिल्म तकरीबन 4 साल से बन रही है, बहुत सारे निर्माता आए गए, बड़ी मुश्किलों से ये फिल्म कंप्लीट हुई है। जो इस फिल्म का नया प्रोड्यूसर है उसको मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि फिल्म तो डिसास्टर ही होगी, डिसास्टर होने से इसको कोई बचा नहीं सकता जब मैंने दुनिया को बताया कि आदि चोपड़ा अल्फा फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहता, कोई ओटीटी कंपनी भी इस फिल्म के राइट्स नहीं खरीदना चाहती, तो फौरन ही आदि को याद आया कि हाँ यार, उसने कुछ सालों पहले एक फिल्म बनाई थी अल्फा जो पड़ी हुई है, जिसको उसने रिलीज नहीं किया। तो फाइनली आदि ने इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है 10 जुलाई। इस फिल्म की मेन हीरोइन है आलिया भट्ट और सपोर्ट कर रहे हैं बॉबी देओल। बताया जा रहा है कि फिल्म काफी महंगी बनी है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 200 CR, यानी कि इस फिल्म को थिएट्रिकल बिजनेस करना होगा तकरीबन 300 करोड़ रुपए का हिट होने के लिए, जो कभी होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। डायरेक्टर अली जाफर ने निर्माता वाशु भगनानी के लिए एक फिल्म बनाई थी बड़े मियां छोटे मियां। फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी और उस फिल्म को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था। दोनों ने एक दूसरे पर FIR कर दिया था। फाइनली मुंबई पुलिस ने वाशु भगनानी की उस FIR को क्लोज करने का फैसला किया है जो उसने अली जाफर के खिलाफ की थी। लेकिन वाशु भगनानी साहब अदालत चले गए हैं पुलिस के इस फैसले के खिलाफ। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इन दोनों का मैटर कहां तक पहुंचता है। इस साल का ऑस्कर होस्ट कर रहे थे प्रियंका चोपड़ा और जेवियर वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस एक्टर है। तो जेवियर ने ऑस्कर में क्या कहा, आप भी जरा सुन लीजिए। No to war and free Palestine. जेवियर ने क्लियरली दुनिया को कहा कि नो फॉर वॉर, फ्री फलस्तीन। और यह बात सुनकर भी प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल खामोश रही। प्रियंका चोपड़ा के पास अल्फाज नहीं थे कुछ भी कहने के लिए। यह इस बात का सबूत है कि जो विदेशों के एक्टर हैं उनमें दम है अपनी बात कहने का, लेकिन जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं वो कुछ भी कहते हुए बहुत ज्यादा डरते हैं। काफी सालों से साजिद खान ने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की, तो साजिद खान न्यूज मीडिया से बहुत दूर थे। फाइनली कुछ दिनों पहले साजिद भाई मीडिया के सामने आए, लेकिन बहुत ही अजीब हालत में आए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि साजिद भाई के दोनों पैर टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने साजिद भाई को पकड़ा, एक एक पैर को रखा और उसको किसी आयरन रॉड से तोड़ा गया है।
दोनों पैरों को ऐसे तोड़ दिया गया है कि साजिद भाई सही से चल नहीं पा रहे हैं। ये मेरा अंदाजा है कि शायद साजिद के साथ ऐसा किसी ने किया होगा। मुझे नहीं पता कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, या साजिद भाई के साथ कुछ और हुआ है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि साजिद भाई जल्दी ठीक हो जाए और अपने पैरों पर सही से चल सके। और साजिद भाई आप ठीक नहीं भी होगे, नहीं भी चलोगे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर मधुर भंडारकर साहब एक ऐसे आदमी हैं जो न्यूज में बने रहते हैं। वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, जो उनको लगता है कि ये सही है वो हमेशा कहा करते हैं। आजकल बॉलीवुड में बहस चल रही है कि जो एक्टर हैं वो निर्माताओं को सता रहे हैं, उल्टी सुल्टी मांग कर रहे हैं। हर एक एक्टर 4-5 वैनिटी वैन मांगता है, कोई तो 10-12 वैनिटी वैन्स भी मांगता है। इसी बात को लेकर मधुर ने यह कहा है कि जितने भी निर्माता ये कह रहे हैं कि जो एक्टर हैं उनकी ये मांगे नाजायज हैं, उनको 8-10 वैनिटी वैन्स नहीं मंगानी चाहिए। वो निर्माता हैं कि अगर इनमें से कोई एक्टर उसकी फिल्म साइन कर ले तो वो खुशी खुशी उस एक्टर को 10-12 वैन देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो ये कभी नहीं कहेगा कि नहीं मैं एक्टर की इस मांग को पूरा नहीं करूंगा, मैं उसको 10-12 वैनिटी वैन्स नहीं दूंगा। कोई भी निर्माता ये बातें सिर्फ उस वक्त तक करता है जब तक कोई एक्टर उसकी फिल्म करने के लिए हामी नहीं भरता। यानी कि मधुर का कहना यह है कि जो भी निर्माता ये बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए। हकीकत यह है कि ये सब उन्होंने ही चालू किया है। और मैं मधुर भाई की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। मधुर ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। कुछ दिनों पहले आमिर खान का जन्मदिन था, तो जाहिर सी बात है आमिर खान ने जन्मदिन मनाना ही था, लेकिन बहुत ही कमाल तरीके से आमिर खान ने अपना जन्मदिन मनाया। जिस गाड़ी में ये जन्मदिन मनाने के लिए गए थे उसी गाड़ी में आमिर था और उसकी 3 पत्नियां थी, पहले वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली। आमिर खान के बर्थडे पर गजब नजारा था। एक ही गाड़ी में रीना दत्ता, किरण राव और गर्लफ्रेंड गौरी के साथ दिखे। अब जरा सोचिए अगर कोई आम आदमी ऐसा कर दे तो घर पहुंचने से पहले ही बीवियां उसके बाल नोच लें। आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि एक आदमी जो 2 पत्नियों को छोड़ चुका है, तीसरी के साथ रह रहा है, इसके बावजूद भी वो 3 पत्नियां उस आदमी से बिल्कुल खुश है, उसके साथ उसका जन्मदिन भी मनाती है, उसके साथ ही उसकी गाड़ी में ट्रेवल भी करती है। यानी किसी भी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि 3 औरतें जिंदगी में कितनी ज्यादा मजबूर हैं। जो पहली पत्नी रीना है उसको तो लगता है कि भाई मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जो भी ये करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो ठीक है यार, जहां चलने को बोलता है चलो भाई। जो सेकंड पत्नी है किरण, उसको यह लगता है कि अगर मैं इसके साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखूंगी तो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मैं कैसे फिल्में बनाऊंगी, मैं कैसे अपना घर चलाऊंगी। जो बेचारी तीसरी पत्नी है वो तो अभी तक गर्लफ्रेंड है, उसको बेचारी को यह लगता होगा कि अगर मैंने इसकी हाँ में हाँ ना मिलाई तो ये शायद मुझसे शादी ही नहीं करेगा, तो फिर कहां जाऊंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये तीनों ही औरतें अपनी जिंदगी में बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूर हैं, और उसी मजबूरी के तहत ये तीनों इस आदमी के साथ घूमती रहती हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए कि 3-3 औरतें एक साथ किसी आदमी के साथ क्यों घूमेगी? उनको थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी। उनको ये तो लगेगा यार दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी। एक आदमी ने जिसने हमारी इज्जत ही नहीं की, उस आदमी के साथ हम क्यों घूम रही हैं? तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में कभी कभी इंसान को वो सब कुछ भी करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। कभी किसी जमाने में कमल हासन साहब की एक फिल्म आई थी इंडियन, बहुत बड़ी हिट रही थी। इंडियन 2 बनी, सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इंडियन 3 बन के कई सालों से पड़ी हुई है, फिल्म कंप्लीट भी नहीं है और रिलीज होने के कोई चांस नहीं है। इस फिल्म के निर्माता है लाइका वाले। ये जो लाइका वाले हैं इनका लंदन में बिजनेस है, लंदन से पैसे कमाते हैं, इंडिया में लाके उड़ाते हैं। अब तक ये लोग फिल्मों में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए उड़ा चुके हैं। इन लोगों को अब तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको फिल्में बनानी है, फिल्में बनाना बंद नहीं करना है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि बीमारी कितनी बड़ी है। तो इस फिल्म का डायरेक्टर शंकर और कमल हासन इस फिल्म के निर्माताओं से सैकड़ों करोड़ रुपए ले चुके हैं और 500-700 करोड़ रुपए लेने के बावजूद भी इंडियन 3 कंप्लीट नहीं है। अब
लाइका वालों ने निर्माता और निर्देशक दोनों को नोटिस भेजा है, उनसे कहा है कि हमारी फिल्म को कंप्लीट कीजिए, अगर आप फिल्म कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर आपको हमें हर्जाना देना होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ना ही तो कमल हासन जिंदगी में इनको 1 रुपया लौटाएगा और ना ही डायरेक्टर जिंदगी में इनको 1 रुपया लौटाएगा। और ये इन दोनों का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोग हैं लंदन से, अगर लंदन से यहां आकर ये कुछ करेंगे तो भाई साहब ये दोनों इनको ऐसा फंसा देंगे कि लंदन वापसी नहीं जा पाएंगे। ये खबर तो सभी को पता है कि राम गोपाल वर्मा अपनी अगली फिल्म सरकार 3 जल्दी ही बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में होंगे अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कंगना और राम गोपाल वर्मा भी एक फिल्म साथ में करने वाले हैं। कंगना ने ऑफिशियली राम गोपाल वर्मा को साइन कर लिया है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, और इस फिल्म में मेन भूमिका निभाएगी कंगना। फिल्म की कहानी क्या होगी, किस तरह की फिल्म होगी, ये डिटेल्स मैं अभी से आपको नहीं दे सकता। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि बादशाह के गाने पे हंगामा हो गया है, बादशाह के खिलाफ FIR हो गई है, बादशाह फरार है। लेकिन अब बादशाह को बिश्नोई गैंग ने भी धमकी दे दी है। बिश्नोई गैंग ने कहा है कि या तो तू माफी मांग, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तूने हरियाणा की बेटियों की बेइज्जती की है। तो यानी कि आज की तारीख में बादशाह की रेल बनी हुई है। एक तरफ तो हरियाणा पुलिस ढूंढ रही है और दूसरी तरफ गैंगस्टर्स पीछे पड़ गए हैं। कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो बताकर नहीं आता, अचानक आता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को किसी जमाने में करण जौहर ने लॉन्च किया था। एक ही फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और आलिया भट्ट को लॉन्च किया गया था। आज की तारीख में तीनों ही फ्लॉप हैं। तीनों में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बन सका। सिद्धार्थ की पिछली 10 फिल्में लाइन से फ्लॉप हैं और यही वजह है कि सिद्धार्थ की हेल्प करने के लिए फिर से आगे आया है करण जौहर। अब बताया जा रहा है कि करण जौहर एक फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है और उसका मेन लीड हीरो होगा सिद्धार्थ। और मेरे ख्याल में सिद्धार्थ की लाइफ की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। लौ रंजन ने किसी जमाने में एक फिल्म बनाई थी प्यार का पंचनामा। उसमें 3 लड़कों को लॉन्च किया गया था और 3 लड़कियों को लॉन्च किया गया था। उन्हीं 6 में से एक है कार्तिक आर्यन। यानी कि अगर कार्तिक को उस फिल्म में लॉन्च ना किया जाता तो आज कार्तिक ना होता। तो एक फिल्म में 3 लड़के 3 लड़कियों को लॉन्च किया गया था और उन 6 में से आज की तारीख में एक कार्तिक आर्यन ही है जो सुपरस्टार है। बाकी सब कहां है किसी को नहीं पता। और अगर बाकी के लोग अभी भी बॉलीवुड में हैं तो बेचारे छोटे मोटे एक्टर हैं। कोई वेब सीरीज कर रहा है, कोई टीवी सीरियल कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी को एक फिल्म मिल गई तो वो जिंदगी में कामयाब हो ही जाएगा। ये बॉलीवुड बहुत ही खतरनाक जगह है, बहुत ही डिफिकल्ट जगह है। यहाँ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा ये किसी को नहीं पता। पब्लिक किसको पसंद करेगी किसको नहीं करेगी किसी को नहीं पता। कभी कभी एक बहुत ही हैंडसम लड़के को लॉन्च किया जाता है लेकिन पब्लिक उसको पसंद नहीं करती, उसका करियर उसी फिल्म के साथ खत्म हो जाता है। और कभी कभी एक ऐसा एक्टर सुपरहिट हो जाता है जैसे कि अजय देवगन। आप देखिए अजय की पहली फिल्म, भाई साहब आप पहली फिल्म देखोगे तो आप ये कहोगे कि अजय एक्टर कैसे बन सकता है, लेकिन अजय कामयाब हुआ। तो अब फिर से लव रंजन एक और फिल्म बना रहा है और उसमें 3 नए लड़के और 3 नई लड़कियों को लॉन्च किया जा रहा है। इस फिल्म की इस वक्त शूटिंग चल रही है उत्तराखंड के मसूरी में। यह फिल्म एक लव स्टोरी है और लव रंजन के स्टाइल वाली ही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो हिट होगी या फ्लॉप होगी। और ये जो 6 एक्टर इस फिल्म में लॉन्च किए जा रहे हैं इनमें से कोई कामयाब हो पाएगा या सब के सब फ्लॉप हो जाएंगे। जहां एक तरफ बादशाह के गाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है, बादशाह फरार है, वहीं दूसरी तरफ नोरा फतेही का एक गाना आ गया है, इसमें संजय दत्त भी है। इस गाने पे भी बवाल हो गया है। इस गाने के जो अल्फाज हैं वो ऐसे हैं कि बादशाह के गाने के अल्फाज तो कहीं टिकते ही नहीं है भाई साहब। नोरा कह रही है कि वो अंदर डालेगा और पूरा पानी भी अंदर डालेगा। ये इस गाने के अल्फाज हैं, आप अंदाजा लगाइए। मतलब कौन निर्माता है जिसमें इतनी हिम्मत आई कि उसने इस तरह का गाना बना दिया। और नोरा फतेही ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो किस गाने को कर रही है, किस गाने पर डांस कर रही है। तो कई एक लोगों ने इस गाने के डायरेक्टर और नोरा फतेही पर FIR करा दी है। एक FIR नहीं बल्कि कई FIR हुई हैं। लेकिन क्योंकि इस गाने में नोरा फतेही है जो काफी फेमस है तो नोरा फतेही का कुछ नहीं होगा, ना ही इस डायरेक्टर का कुछ होगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इस गाने को YouTube से हटा दिया जाएगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जो पब्लिक है उनको ये छोटी छोटी छटाक भर की लड़कियां ही क्यों समझ में आती हैं। ये छटाक भर की लड़कियां ही उन्हें क्यों पसंद है। कोई अच्छी दिखने वाली लड़की पब्लिक को पसंद क्यों नहीं आती। आजकल ये लड़की बहुत फेमस है, जरा देख लीजिए आप।
भाई साहब ये लड़की इंस्टा पर छाई हुई है, तकरीबन 7 to 8 मिलियन फॉलोअर्स है, आप अंदाजा लगा सकते हो। और इतनी सी लड़की है, मतलब इसकी हाइट है मैक्सिमम 3 फीट, वजन होगा ज्यादा से ज्यादा 21 किलो। और मेरी समझ में नहीं आता कि खूबसूरत किधर से दिख रही है। ठीक वैसी ही लड़की जन्नत है, वो भी बेचारी छटाक भर की लड़की है, उसकी हाइट भी तकरीबन 2 फीट है और वजन है तकरीबन 16-17 किलो, और उसके भी इंस्टा पर तकरीबन 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 35 मिलियन। एक और लड़की है वेस्ट बंगाल की, जरा इसको भी देख लीजिए। तो गाइस ये है द क्लाउड होटल, तो चलो मैं आपको इसका टूर करवाती हूँ। ये है रेस्टोरेंट, तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब ट्राई किया और सब बहुत टेस्टी है। भाई साहब इसकी हाइट भी मैक्सिमम 2.5 फीट है, वजन है मैक्सिमम 25 किलो, और इसके फॉलोअर्स भी इंस्टा पर मिलियंस में है, मिलियंस में। भाई साहब इस लड़की का कोई तोड़ नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जो पब्लिक है, ये जो लोग हैं, ये क्या देखकर किसी लड़की को फॉलो करते हैं। इनको ये इतनी छोटी छोटी छटाक भर की लड़कियां क्यों इतनी पसंद आती है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। यार अगर आपको फॉलो ही करना है तो किसी खूबसूरत लड़की को फॉलो कीजिए। इंस्टा पर इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। ये किसको फॉलो कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो भाई साहब, रीजन तो बता दो मुझे। अक्षय कुमार को एक प्रोग्राम में बुलाया गया था और वहां अक्षय कुमार ने कहा कि देखो भाई हम गधे तो नहीं है कि दिन रात काम करें, जो हमें काम मिल रहा है उतना काफी है। Your lipstick. Oh no! What? Oh my god! Thank God बच गई। मेरी lipstick. Are you mad? किसी भी एक्टर को दिन रात दौड़ने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म भी कर लूं, ये फिल्म भी कर लूं, मैं नंबर 1 बन जाऊं, मैं नंबर 2 बन जाऊं, मैं नंबर 3 बन जाऊं। जो काम आ रहा है वो करते रहो, वो काफी है, जिंदगी में खुश रहो। आगे अक्षय कुमार ने कहा कि मेरे बारे में कोई क्या कहता है मुझे सब पता है और मैं इस बात का गवाह हूं। जो अक्षय कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मैं अपने किसी वीडियो में अक्षय के बारे में 5 सेकंड के लिए भी बात करता हूं तो वो 5 सेकंड अक्षय देखता है। अक्षय को पता है कि मैंने अपने किस वीडियो में अक्षय के बारे में क्या कहा। न्यूज मुझे सब पता होती है, मैं अगर आप कुछ भी पूछोगे तो मैं सब जानता हूं, पता करता हूं क्या है सुबह उठ के, लेकिन वो सब काम मैं सुबह करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार ने इस काम के लिए कुछ लोग रखे हुए हैं। जैसे किसी एक को रखा होगा कि मुझे बताना कि कौन पत्रकार मेरे बारे में क्या कहता है, के मेरे बारे में क्या कहता है, तो वो सारे वीडियोस अक्की देखता है। शायद किसी एक को रखा होगा जिसको ये काम दिया गया होगा कि मुझे बताना कौन नेता मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन नेता किसके बारे में कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अक्की के बारे में किसने क्या कहा है उसको 100% पता है। ये बिल्कुल सही है। आमिर खान का बेटा है जुनैद खान, जो अपने आप को स्टार समझता है, वो समझता है। अब उसके समझने से हमें क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, उसकी मर्जी है, वो अपने आप को कुछ भी समझ सकता है। जरा देख लीजिए, यही है। देख लिया आपने, आपको कहीं से लगा कि ये एक्टर है या स्टार है लेकिन इसको लगता है कि ये स्टार है। इसके फादर आमिर खान को भी लगता है कि ये स्टार है और फादर को लगना भी चाहिए। तो आमिर खान ने अपने बेटे के लिए एक फिल्म बनाई है जिसका बजट है तकरीबन 150 करोड़ रुपए। कितना भाई साहब? 150 करोड़ रुपए। इस फिल्म की हीरोइन कौन है? इस फिल्म की हीरोइन है तेलुगु फिल्मों की सबसे सड़ी हुई लड़की साई पल्लवी। उस लड़की को इस फिल्म में क्यों लिया गया है ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। हो सकता है आमिर खान ने यह सोचा हो कि मेरा बेटा इतना बदसूरत है तो कोई लड़की भी इतनी बदसूरत होनी चाहिए जो उससे ज्यादा बदसूरत दिखे। एक इंग्लिश फिल्म है वनडे, उसी को कॉपी करके इस फिल्म को बनाया गया है और इस फिल्म का नाम रखा गया है एक दिन। मैं आपको बता दूं कि आमिर खान ने अपनी जिंदगी में कोई भी फिल्म बिना कॉपी किए नहीं बनाई है। जितनी फिल्में भी आज तक उसने बनाई है किसी ना किसी फिल्म की कॉपी की है। सिर्फ एक दंगल फिल्म थी जो ओरिजिनल फिल्म थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस फिल्म का बजट है 150 करोड़ रुपए, तो बहुत बड़े स्केल पर बनाई गई है और बहुत सारे देशों में इस फिल्म को शूट किया गया है। यह फिल्म पिछले 1 साल से बनकर तैयार पड़ी हुई है। आमिर रिलीज नहीं कर रहा था, फाइनली अब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है
और मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेलर को देखकर मुझे क्या लगा। तो पहले ही सीन में दिखाया गया है कि बर्फबारी हो रही है, वहां एक बड़ा सा घंटा है, आमिर का बेटा वहां खड़ा है और कह रहा है कि दुनिया भर के हारे हुए आशिक यहां आते हैं, इस घंटे को बजाते हैं और जो भी इस घंटे को बजाता है उसको उसका प्यार वापसी मिल जाता है। जुनैद का फ्रेंड कहता है कि बेटा तू जिंदगी में कितनी भी घंटियां बजा ले, घंटे बजा ले, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही कहा उसने। उसको पता है कि जुनैद की शक्ल कैसी है, लड़की कैसे मिलेगी। भाई मुझे बताओ तो सही। अब जुनैद घंटे को बजाता तो नहीं है, लेकिन कहता है कि यार शायद वो मेरी हो जाए, भले ही एक दिन के लिए मेरी हो जाए, सिर्फ एक दिन के लिए। इसीलिए इस फिल्म का नाम है एक दिन। अब अगले ही सीन में हीरो हीरोइन दोनों साथ में बैठे हुए हैं, हैप्पी बर्थडे कहा जा रहा है। लेकिन कमाल यह है कि दोनों इतने बदसूरत दिख रहे हैं कि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इनमें से ज्यादा बदसूरत कौन है। कमाल की फिल्म बनी है भाई साहब। इसके बाद अगले ही सीन में हीरो हीरोइन साथ में है, बर्फबारी है, गाना हो रहा है और बढ़िया गाना है। अब लड़की जुनैद से कहती है कि बिना इधर उधर देखे 1 मिनट के लिए तुम मेरी आंखों में देखो। वो देखता है, लड़की हार जाती है और अब जो है कुछ तो होता है कि लड़की नाराज है और जुनैद को एक चमाट मारती है। इससे पता चलता है कि ये फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म है, जिसमें प्यार होगा, फिर तकरार होगा, फिर थप्पड़ पड़ेगा, दोनों बिछड़ जाएंगे और फिर कभी मिलेंगे। क्योंकि ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये इंडियन फिल्म है और इंडियन फिल्म में आखिर में दोनों को मिलना तो है ही है। बस आगे ट्रेलर में यही गाना हो रहा है, एक दिन एक दिन। लड़का लड़की कहीं घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अच्छे अच्छे सीन दिखाए जा रहे हैं। अब लड़की लड़के से कह रही है कि ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। लड़का लड़की से कहता है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कल को तुम्हें ये दिन याद नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि या तो लड़की को भूलने की बीमारी है और या तो लड़की की याददाश्त जाने वाली है। कहने का मतलब यह है कि पूरा ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। दोनों ही एक्टर बहुत ज्यादा बदसूरत है, एक से बढ़कर एक है। किसको आप ज्यादा बदसूरत कहेंगे ये कहना मुश्किल है। पूरे ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा हो कि यार ये क्या जबरदस्त सीन है, अरे यार अब क्या होगा। वो कुछ है ही नहीं। जो फिल्म का हीरो है जुनैद, उसमें हीरो बनने का एक भी गुण नहीं है। उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी सी है कि वो आमिर खान का बेटा है। उसके इंटरव्यू सुनकर, उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि लड़का अकल से बिल्कुल पैदल है। भाई साहब इस लड़के को दीन दुनिया का बिल्कुल कुछ पता नहीं है। तो आमिर खान ने फादर होने की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। आमिर खान ने तो अपने बहुत सारे पैसे लगाकर फिल्म बना डाली है अपने बेटे को सुपरस्टार बनाने के लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आमिर खान ने बेचारे ने जो भी कोशिश की है वो सब की सब वेस्ट जाने वाली है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।